कि हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि टैक्सेशन जैसे मैंने आपको कौटिल्य के टाइम पे पढ़ाया था, टैक्सेशन इज जस्ट लाइक अ पावर इन द हैंड ऑफ द स्वामी। मैंने बताया था आपको, स्वामी के हाथ में एक तरह से पावर है, और पावर जो होती है उसको एक तरह से क्या कर देती है, एक डिक्टेटर भी बना सकती है ना। तो मैंने कहा था कि जैसे कौटिल्य ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करी थी, किसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर, स्वामी के ऊपर, कि भाई तुम अगर टैक्स लोगे तो तुमको कैसे लेना चाहिए टैक्स, वो उसने बताया था, राइट। ये अपन ने इथिक्स के अंदर पढ़ा था, टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। कौटिल्य ने एक और बात कही है, देखिए, कि टैक्सेशन कैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये पानी भरा हुआ है, राइट, और यहाँ पर सूखा है, ठीक है। तो सूरज क्या करता है ना, सूरज जहाँ पानी होता है ना वहां से, जस्ट सेकेंड, सूरज क्या होता है, जहां पानी होता है वहां से वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन होकर अपनी भाप वाप बनाता है, और वो फिर क्या करता है, फिर जहां पर पानी कम होता है ना वहां पे बरसा देता है ना, कि ये पूरा ज्योग्राफी का फिनोमिना है, राइट। तो सूरज क्या कर रहा है, एक तरह से जहां पर पानी ज्यादा है वहां से ले रहा है, और जहां पानी कम है वहां पर बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से सूरज की तरह से ही हमारी गवर्नमेंट को होना चाहिए भाई, जिसके पास टैक्सेशन एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे गवर्नमेंट क्या करे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और ये ब्यूटीफुल एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है ना, दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अपन बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। पर अभी खैर एकदम से एग्जांपल याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी हम जो समझ रहे हैं वो टैक्सेशन समझ रहे हैं। टैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा है डेमोक्रेसी के अंदर, हम कुछ जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सोचा कि हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए टू कंट्रोल द सोसाइटी, ठीक है। तो हमने कुछ लोगों को ऊपर बिठा दिया, राइट, और उनको बोला कि भाई साहब तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, और तुम हमारे लिए सड़कें बनाओ, तुम हमारे एम्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल करो, तुम हमारा लिए स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, ये सब चीजें बनाओ, अपनी प्लानिंग करो, तुम्हारे अंदर खूब दिमाग है। हम लोगों ने मिलकर तुम्हें यहाँ पर क्या करा है, इलेक्ट करा है। दे आर नोन एज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो अब ये सब लोग बोलेंगे भाई साहब हमको पैसा भी तो चाहिए इसके लिए, ऐसे कैसे बना दे, खुद की जेब में से थोड़ी ना बनाए। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको टैक्स की फॉर्म के अंदर पैसा दे रहे हैं। हम इनको पैसा दे रहे हैं कि लो भाई हमारा टैक्स का पैसा, और टैक्स का पैसा लो, और इससे हमारे क्या करो, देश को तुम चलाओ, भारत को चलाओ, जिसके अंदर डिफेंस भी हो जाएगा, जिसके अंदर आपका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर भी बनाना होगा आपको, पूरा पूरा इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, ये सब चीजें बनाने होंगे, ऑफिसेज बनाने होंगे, जिससे कि हमको अच्छी सर्विसेज मिल सके साहब। तो हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम इनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तभी तो बोल देते हैं ना, कभी आप डायलॉग मारना होता है तब आप बोल देते हैं मेरे टैक्स के मनी से तुम्हारी सैलरी चलती है, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक तरह से क्या है, हम इन लोगों को पैसा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अच्छा, इनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो तुम्हारे लिए स्कूल्स कॉलेजेस ये सब चीजें कैसे बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल कॉलेजेस फ्री भी बना देंगे, ठीक है, आपके लिए रोड बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपका ये पैसा ये ले रहे हैं, और ये अपने दिमाग से वो उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। पूरे देश को इनको चलाना है, तो अपने दिमाग से उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, और उसी चीज को हम जो बोलते हैं दैट इज नोन एज बजट। वो जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको अपन बजट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए ये पैसा ना हो, टैक्सेशन ना हो, ये टैक्स का पैसा नहीं हो, तो गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क, और फिर बजट का कोई मतलब ही नहीं हो जाता। इसीलिए टैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बजट। जस्ट गिव मी सेकंड, है ना, जस्ट गिव मी सेकंड, ठीक है। और इसी तरह से हमको भी सर्विसेज मिल रही है भाई, हमें भी मजा आ रहा है। तो हम इनको पैसा दे रहे हैं, हमारे पैसे से ये पूरा बजट बना रहे हैं, और बजट बनाने के बाद ये हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। टैक्सेशन जो है एक तरह से क्या है, दैट इज ए सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट, वो सैलरी है गवर्नमेंट की। दैट इज द, कि वो है रिवेन्यू रिसीट। मैंने आपको पढ़ाया टैक्सेशन जो होगा एक तरह से रिवेन्यू रिसीट हो गया। वो सैलरी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे खर्चा करती है। और अगर गवर्नमेंट की सैलरी पूरी नहीं पड़ती उसके लिए, तो वो क्या कर लेती है, वो बोरिंग कर लेती है, जो कि हमने फिजिकल डेफिसिट के अंदर आपको समझाया कि व्हाट इज बोरिंग ऑल अबाउट, ठीक है। तो टैक्सेशन क्या हुआ ये समझे, टैक्सेशन इज ए
इज ए, अगर मैं कहूं, टू वे अकाउंटेबिलिटी। टू वे अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को क्या मजा आ रहा है इसके अंदर, टैक्सेशन के अंदर? ये क्या है? एक तरह से सिटीजन। अब देखो, टू वे अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मान लो सिटीजन्स ने टैक्स पे नहीं करा, टैक्स पे नहीं करा, सिटीजन टैक्स इवेड करता है, तो सिटीजन विल बिकम द फ्री राइडर। फ्री राइडर बन गया इकोनॉमी के अंदर। फ्री राइडर का मतलब क्या होता है कि सिटीजन आराम से बिजली पानी ये सब चीजें यूज कर रहा है, पर उसके बदले में पैसे नहीं दे रहा, टैक्स इवेड कर ले रहा है वो। तो फिर गवर्नमेंट के पास जब सिटीजन जाएगा तो गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम टैक्स तो देते नहीं हो, है ना, तुम्हारे टैक्स तो है जो तुम इवेड कर लेते हो। तो अगर सिटीजन मान लीजिए, देखिए मॉरल डायमेंशन में आप समझिएगा, अगर सिटीजन मान लो टैक्स नहीं देता है, उसको पता है कि मैं फ्री राइडर हूं, तो ही इज नो राइट टू आस्क क्वेश्चन विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का उसको कोई अधिकार नहीं रह गया ना। वो खुद ही टैक्स नहीं दे रहा है। वो टैक्स क्यों नहीं दे रहा है? वो कमा रहा है पर टैक्स नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि कमा नहीं रहा है इसलिए टैक्स नहीं दे रहा है, नहीं, वो कमा रहा है पर टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स को किसी तरह से खा जा रहा है, इवेट कर ले रहा है। तो ही इज नॉट हैव ही डू नॉट हैव एनी मोरल राइट टू आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आपने हमको ये क्यों नहीं दिया, आपने हमको ये क्यों नहीं दिया। मन में तो ये सोचेगा ना, भाई मैं भी तो टैक्स नहीं दे रहा हूं। इसी तरह से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं, तो यू हैव ऑल द मोरल राइट्स और गवर्नमेंट हैज द मोरल ड्यूटी टू फुलफिल योर एम्स एंड एस्पिरेशन। तब आप पूछ सकते हो साहब हमारे एम्स एंड एस्पिरेशन क्यों फुलफिल नहीं हो रहे, हमारे यहाँ पर क्यों हमारी जो हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है डिफेंस की। तो जैसे हमने इथिक्स के अंदर पढ़ा था अगेन, कि हमने पढ़ा था कि राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पढ़ा था। ये सिटीजन है और ये गवर्नमेंट है। तो सिटीजन के कुछ अधिकार हैं, ठीक है, अधिकार है कुछ, राइट्स हैं कुछ, है ना। जैसे सोशो इकोनॉमिक राइट्स, याद आया, पॉलिटिकल राइट्स, ये अधिकार है। और टू गेट सिक्योरिटी, ये भी अधिकार है। उसी तरह से गवर्नमेंट जो है ना, उसके भी कुछ अधिकार है। गवर्नमेंट के अधिकार ये है कि उसको टैक्स मिल जाए भाई टाइमली, राइट, उसको एक तरह से रेस्पेक्ट मिले। रेस्पेक्ट मतलब गवर्नमेंट कुछ कहे तो सिटीजन उसकी बात माने, ओबीडियंस, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो ओबीडियंस मिले, टैक्स मिले, ये गवर्नमेंट को टाइमली, ये गवर्नमेंट का अधिकार है। सिटीजन्स की जो ड्यूटी होती है वो ये है कि वो टैक्स पे करे और रेस्पेक्ट दे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो बोले वो काम करे। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है आप हमेशा खड़े हो गए डंडा गाड़ के। और इसी तरह से गवर्नमेंट का जो कुछ राइट्स है वो क्या, गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटी ये है कि इसको सोशो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करें, पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो ड्यूटी ऑफ सिटीजन विल बिकम द राइट ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखो, ड्यूटी ऑफ सिटीजन विल बिकम द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, एज वेल एज द राइट ऑफ सिटीजन विल बिकम द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो अगर ये अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं और आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, तो यू हैव ए राइट टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे, तो आप फिर क्वेश्चन पूछने के लायक नहीं है फिर, मोरली। आपको याद, आपको मन में आ रहा है कि यार भाई मैं तो अपना टैक्स खा जाता हूँ सारा, 10 लाख का टैक्स देना था मैंने, 1 लाख का भी नहीं दिया, है ना, सारा टैक्स खा गया। अब मैं गवर्नमेंट से किस मुंह से पूछूं, है ना, एक मन में होगा ना। तो टू वे अकाउंटेबिलिटी, अगर आप पे कर रहे हैं अपना टैक्स और गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग, तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू यू। बट इफ यू आर नॉट पेइंग योर टैक्स, देन हाउ गवर्नमेंट कैन वर्क? फिर गवर्नमेंट कैसे स्कूल कॉलेजेस बनाएगी? तो इट इज ए टू वे अकाउंटेबिलिटी। आपको भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को भी पे करना गवर्नमेंट को भी फिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक ऐसा है जैसे मान लीजिए कारपेंटर है आपके घर में, कारपेंटर है, वुड का काम कुछ कर रहा है, उसने काम तो कर दिया पर आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो कैसे काम कर पाएगा? इसी तरह से आपने पैसा तो दे दिया पर उसने काम नहीं करा, तो दोनों एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल है। इसी तरह से गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल है। समझ में आ रहा है? पहले तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमको, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, टैक्सेशन इज ए ग्लू, एक तरह से ये एक तरह से ग्लू है जो कि बांध के रखती है सिटीजन को गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को सिटीजन से, है ना। तो टैक्स दे दिया तो मतलब अब बस गवर्नमेंट से बस मांगना है अपन को, ठीक है। तो ये सर्विस प्रोवाइड करती है और इसने टैक्स, तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से बांध के रख रही है टू वे अकाउंटेबिलिटी से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
Citizen are obliged to pay the tax and government is obliged to fulfill aims and aspiration of the citizen by formulating different policies. बट अगर आप पैसा नहीं दोगे तो फिर बजट कैसे बनेगा? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट कैसे बनेगी? समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ऐसा नहीं है कि आप सिटीजन है आप कह दें, जैसे होता है ना, मान लीजिए कॉलोनी के अंदर क्या होता है, कॉलोनी के अंदर एक, जैसे हमारे कॉलोनी के अंदर गोवर्धन की पूजा होती है ना, तो पूरे कॉलोनी मेंबर्स के पास जाकर पैसा इकट्ठा करना होता है और पैसा इकट्ठा करने के फिर एक गोवर्धन की बनता है, गोबर का जो गोवर्धन होता है दिवाली के बाद जो बनता है वो बनता है और सब उसकी पूजा करते हैं मिलके. अब मान लो आप गए किसी घर में, उसने कहा कि साहब मैं कोई पूजा वूजा नहीं करता, मैं पैसा नहीं दे रहा. ठीक है, तो ठीक है, 10 जने थे कॉलोनी में, 5 जनों ने मान लो पैसा दिया और 5 जनों ने गोवर्धन की पूजा कर ली. बट ऐसा क्या है, ऐसा टैक्सेशन के टाइम पर नहीं है. आप कहे साहब मेरे को नहीं चाहिए रोड वोड आपकी कुछ नहीं चाहिए, मैं टैक्स नहीं दे रहा. तो टैक्सेशन ऐसा वॉलेंट्री नहीं है कि आप टैक्सेशन पे, मतलब आप पैसा नहीं देंगे, ठीक है, हमको रोड यूज नहीं करनी, हमको स्कूल यूज नहीं करनी, हम देख लेंगे. कहां पे चलोगे? हवा में चलोगे? रोड तो यूज करोगे ही, ठीक है, सब चीजें यूज करोगे. तो ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन आपका वॉलेंट्री है. टैक्सेशन इज ए कंपलसरी पेमेंट. कंपलसरी पेमेंट है गवर्नमेंट को सिटीजन्स की तरफ, ठीक है, सिटीजन्स को देना है गवर्नमेंट को. और कोई कंसिडरेशन नहीं रखनी है. कहीं आप कल को बोले साहब मेरे यहाँ पर सड़क नहीं है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहां पर क्या चीज बनेगा. ठीक है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बोल सकते हो कि भाई हमारे इधर भी बनाओ और ये सब चीजें, ये कह सकते हो. पर आप इस तरह से क्या कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते कि साहब मेरे घर के आगे से ट्रेन नहीं निकल रही है, मैंने टैक्स तो दिया है और मेरे टैक्स के पैसे से मेट्रो बना है, मेरे इधर से स्टेशन नहीं निकल रहा है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. साहब मेरे बच्चों के लिए तो कोई पॉलिसी बना नहीं रहे, आप ऐसा नहीं कह सकते. तो टैक्सेशन की दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें इस पर्सपेक्टिव से, तो टैक्सेशन इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द सिटीजन विदाउट एनी कंसिडरेशन. फिर उसको कंसिडरेशन नहीं रखनी. हाँ, वो चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकता है, ठीक है, कि हमारे इधर भी सड़क बनाओ, ये पॉलिसी बनाओ, ये सब चीजें. पर गवर्नमेंट को फिर पूरा टोटल देखना होगा, कलेक्टिवली देखना पड़ेगा, इंडिविजुअली नहीं देखेगा कि मेरे बच्चे तो वही क्या है, अभी जॉब लगे नहीं, ऐसा कोई नौकरी लगाओ जिससे मेरे बच्चे जॉब लग जाए, ऐसा नहीं कह सकते आप. ठीक है, तो समझो बात को, टैक्सेशन इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द सिटीजन विदाउट एनी कंसिडरेशन. बिना किसी कंसिडरेशन के टैक्सेशन. अब जैसे मैंने आपको बताया टैक्सेशन का, मैंने एग्जांपल दिया कौटिल्य कैसे कहते हैं कि टैक्सेशन ऐसा हो जैसे सूरज होता है, सूरज वेपराइज करके एक जगह जहां पानी होता है ज्यादा वेपराइज करता है और जहां कम पानी होता है वहां पर बरसा देता है. वैसे टैक्सेशन होना चाहिए सिस्टम के अंदर, ऐसा कौन बोलते हैं, कौटिल्य बोल के जाते हैं. इसी तरह से हर कंट्री का एक पर्सपेक्टिव रहता है, हर कंट्री का एक पर्सपेक्टिव रहेगा टैक्सेशन की, कि लोगों से पैसा ले रहे हैं तो वो क्यों, कैसे, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्यों, क्या खर्चा हमको करना चाहिए, एक डायमेंशन होता है सबका. ठीक है, जैसे अमेरिका वाले कहेंगे कि अगर टैक्सेशन हम ले तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुले. पाकिस्तान वाले कहेंगे अगर हम टैक्सेशन ले तो ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट इंडस्ट्रीज खुले. ठीक है, ऐसे इंडिया को कुछ पर्सपेक्टिव, बस वो मजाक के लिए कहा था ना, डोंट टेक इट अदरवाइज. तो इसी तरह से इंडिया का भी कुछ पर्सपेक्टिव होगा, इंडिया का भी कोई पर्सपेक्टिव होगा कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव होता है भाई टैक्स लेने का. तो वो चीज हमको समझ में आनी चाहिए. तो पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, इतने दिन से टैक्सेशन लग रहा है भारत की कंट्री के अंदर, तो उसको अगर एनालाइज करें, है ना, द इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर लाइक एनी अदर कंट्री हैज डेवलप इन रेस्पॉन्स टू मेनी इन्फ्लुएंसेस. उसका सोशल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें रहता है इसके अंदर टैक्सेशन लेने में. तो अगर हम एनालाइज करें उसके टैक्स स्ट्रक्चर को, तो हम देखेंगे कि भाई इस कारण से हम टैक्स लेते हैं, है ना. आइडियल टैक्स स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भारत का, और भारत का क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं. सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन शुड बी प्रोग्रेसिव, कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है अभी अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, जब टाइप्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ेंगे ना, जस्ट 5 मिनट्स अवे है. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अभी ये समझ लो कि गरीब जो है कम पैसा दे और अमीर जो है वो ज्यादा पैसा दे टैक्स के अंदर, जिससे कि ज्यादा, जैसे सूरज वाला एग्जांपल लिया था, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ही है. टैक्स स्ट्रक्चर शुड फैसिलिटेट द यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी फॉर अचीविंग स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हमारा स्टेबलाइजेशन है, टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बना रही है वो हो, कि हम ऐसे सोच ली कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब चीजें कर देंगे, ये हमारे एम्स एंड एस्पिरेशन, इसको फुलफिल कर देंगे, यहाँ देखा तो पैसा ही नहीं है. तो टैक्स स्ट्रक्चर इतना पैसा हमारे पास आ जाए कि हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो फुलफिल हो जाए, उसके हिसाब से हमारा टैक्स रेट होना चाहिए, उसके हिसाब से टैक्स स्लैब्स बनना चाहिए.
ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर शुड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट रेदर देन डिस्टॉर्ट इट। ऐसा नहीं कि टैक्स स्ट्रक्चर ने, आप टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा लगा दिया कि मार्केट ही ठप हो गया, सारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इतना बढ़ा दिया कि मार्केट वाले बोल रहे हैं साहब जीवन ही दुभर हो गया है। ठीक है, तो कमाते नहीं उससे ज्यादा का तो टैक्स भर देते हैं, समझ में आ रहा है? 100 रुपए कमा रहे हैं, 90 रुपए टैक्स भर रहे हैं, तो दैट इज नॉट राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा मार्केट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे। मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए हमको टैक्स सिस्टम रखना चाहिए। और टैक्स पॉलिसी शुड बी इजी टू इंप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली। ऐसा नहीं कि टैक्स कलेक्ट करने के अंदर, टैक्स आ रहा है आपके पास 100 रुपए गवर्नमेंट के पास, और उसको कलेक्ट करने के लिए आप 110 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टैक्स पॉलिसीज जो होती है इसके अंदर कम्बरसम प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एक तरह से इजी प्रोसेस होना चाहिए, एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च करना पड़ गया है बहुत ज्यादा पैसा, और आपको टैक्स के ऊपर कम खर्च कर रहे हैं, टैक्स आपके पास कम आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपको सिस्टम यहाँ पर देखने को। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए, एक बातचीत करने की कोशिश करिए, टैक्सेशन जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़े से हम फेमिलियर हो जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा चीजें आ जाए। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मैं इनमें से क्वेश्चन भी बना दूंगा आपको, है ना, आज के पेपर के अंदर, आज के टेस्ट के अंदर दे दूंगा। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम समझते हैं। पहला टैक्सेशन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है ये समझो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है, टैक्सेशन राइट, इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, देश है एक, उस देश में सब लोग तो सामान्य होंगे नहीं। ठीक है, कि ये जो लोग हैं मान लो अमीर लोग हैं, ये जो लोग हैं गरीब लोग हैं, ये जो लोग हैं बहुत ही गरीब लोग हैं, खाने के पैसे नहीं इनके पास। ठीक है, ऐसा सिस्टम होगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि जब आप टैक्सेशन इस डायमेंशन में लगाओ, इस तरह से लगाओ, इस इनइक्विलिटी को सोच कर लगाओ कि भाई इनके पास तो खाने के पैसे नहीं, इनसे तो टैक्स हम जीरो लेंगे। ठीक है, इनके पास खाने के पैसे हैं और थोड़ा मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इनसे कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स ले लेंगे, जैसे मान लो 10% ऑफ देयर इनकम। ये भाई साहब अडानी अंबानी टाइप के, इनसे खूब पैसा लेना ले सकते हैं हम, 30% ऑफ देयर इनकम लेंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, पर अभी हम टाइप्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ उसके अंदर ये नहीं समझ रहे कि किस तरह का टैक्स सिस्टम। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है ये हम समझ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है। एक तरह से इस तरह का टैक्स लगा रहे हैं जिससे कि क्या है, जिससे कि अमीर आदमी जो है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, वो 30% टैक्स दे रहा है। जिसके पास कम पैसा है वो 10% टैक्स दे रहा है। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो 0% टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम यहाँ पर देखो, कुछ इस तरह का सिस्टम। ये मान लो टैक्स रेट है, ठीक है, और ये है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, या फिर ये सुनो, सोच को देखो, ये एक तरह से अपन देख लेते हैं, ये ऐसे देख लो, ये टैक्स रेट और ये टैक्सेबल इनकम, इनकम। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मान लो 10% टैक्स रेट है, यहाँ पे मान लो 20% टैक्स रेट है, ये 30% टैक्स रेट है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ना, जैसे मान लो यहाँ पर इनकम जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बिल्कुल बता नहीं रहे कि भारत के अंदर क्या है, 1 लाख रुपए है ना। तो जो कम इनकम वाले हैं, ठीक है, उनको तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर इनकम तक तो बिल्कुल टैक्स टैक्स रेट जो है वो जीरो है, पर्टिकुलर इनकम तक तो। ठीक है, ये मान लो 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 50,000 रुपए जो कमा रहे हैं, 50,000 रुपए तक तो टैक्स नहीं देना पड़ रहा। फिर क्या हो रहा है, फिर अगर हम देखें उसके लिए तो टैक्स रेट जीरो है। ठीक है, फिर हम देखें जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रही है। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे जैसे इनकम 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% टैक्स। इनकम हो गई 5 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए के ऊपर 20% टैक्स। ठीक है, 20% टैक्स, इस तरह से। इनकम हो गई एक तरह से 10 लाख से ऊपर, तो 10 लाख से ऊपर के लिए 30% टैक्स। तो ये जो चीज है कि जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ रही है, टैक्सेबल इनकम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वैसे वैसे क्या है, एक तरह से टैक्स रेट इज इंक्रीजिंग। ठीक है,
तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसको अपन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, अमीर आदमियों से ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स ले रहे हैं आप। ठीक है, जैसे ये मान लो 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसको 30,000 टैक्स देना पड़ेगा। ये 5 लाख कमा रहा है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, इसको 10,000 टैक्स देना पड़ेगा। ये अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो इसको कितना देना पड़ेगा, इसको 5 लाख कमा रहा है, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 50,000 टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी। ये कितना कमा रहा है, 10 लाख, 30%। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इसको अगर 5 लाख कमा रहा है, तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 20% टैक्स कितना हो जाएगा, एक तरह से अपना देखेंगे 10,000 रुपए। ठीक है। अगर ये 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसको 10% देना पड़ रहा है, तो उसको 1,000 रुपए देना पड़ रहा है। नहीं, 1,000 तो कितना होगा, 10,000 होगा ना। ये 1 लाख होगा ना, 1 लाख, ये 3 लाख। ठीक है, 3 लाख देना पड़ रहा है इसको, 1 लाख देना पड़ रहा है इसको, 10,000 देना पड़ रहा है। ये भाई 50,000 से कम कमा रहा है, तो इसको कुछ देना ही नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है? जो 50,000 से 1 लाख कमा रहा है, उसको मान लो 5% देना पड़ रहा है, ये 5%। ठीक है, तो इसको कुछ देना ही नहीं पड़ रहा इसको। जो तो ये देखो, यहाँ पर 3 लाख देना पड़ा, यहाँ पर 1 लाख देना पड़ा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 10,000 ही देना पड़ा। राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टैक्स रेट जो है जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो कितना टैक्सेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ रही है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। उसको अपन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट रीड इट। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? इज ए टैक्स इन विच द टैक्स रेट्स इंक्रीजेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। जैसे जैसे टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज होता रहा है, टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज हो रही है। प्रोग्रेसिव टैक्स इज बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, it impose a lower tax rate on the low income earners than on those with a higher income। जो कम पैसा कमा रहे हैं उनके लिए लोअर टैक्स रेट है, और जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके लिए ज्यादा टैक्स रेट है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, अब चलो, अब दूसरी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन दैट इज जस्ट अपोजिट टू द व्हाट, अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अगर मान लो ये जो सिस्टम हमने देखा था, ये है अमीर आदमी, ये है मिडिल क्लास, और ये है बिल्कुल ही गरीब आदमी। तो अगर मान लो ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके अंदर इनसे तो टैक्स बहुत ज्यादा लिया है, इससे तो भाई साहब 30% टैक्स वसूला जा रहा है, इससे 20% टैक्स वसूला जा रहा है, और इस भाई से जिसकी टैक्सेबल इनकम बहुत ज्यादा है, उससे 10% ही टैक्स वसूला जा रहा है। गुरु इसो, ऐसा जो सिस्टम होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, रिग्रेसिव टैक्सेशन। उल्टा हो गया साहब, जो अमीर है उससे कम टैक्स लिया जा रहा है, जो गरीब है उससे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मेन रीजन ये भी था कि वहां पर जो नोबल क्लास थी वो कम टैक्स दे रही थी, और जो वहां की कॉमन मास थी, ठीक है, कॉमन पब्लिक थी, वो ज्यादा टैक्स रेट दे रही थी। एक रीजन ये भी था कि वही उनको लगा कि यार ये तो इतने अमीर आदमी है, फिर भी टैक्स नहीं देते, फिर भी इनकी टैक्स रेट कम है हमसे रिलेटिवली, और हम इतने गरीब आदमी हैं फिर भी हमारा खून चूसे जा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन बोला है हमने। मतलब इसके अंदर अगर आप देखो, तो ये मान लीजिए टैक्स रेट है ना, और ये टैक्सेबल इनकम है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे यहां पर इनकम थी, किसी की कम इनकम थी, तो उसको टैक्स रेट मान लो इतना देना पड़ रहा है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, ये इनकम बढ़ी, तो टैक्स रेट यहां पर देखो कम हो गई। अच्छा सर, ये इनकम और बढ़ी, तो यहाँ पे एक पॉइंट अपन को ये मिल गया, ये वाला पॉइंट, है ना। ये इनकम और बढ़ी, तो टैक्स रेट और कम हो गई, ये वाला पॉइंट मिल गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो चीज है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन,
ये पूछा जा सकता है, ऐसे ग्राफ बना के पूछ ले आपसे, तो कभी घबराना मत कि मान लो ये मैं ग्राफ नहीं पढ़ाता आपको, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा देता और ग्राफ आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो घबराना नहीं है। हमें ग्राफ समझ रहे हो ना? ग्राफ कैसे? देखो भाई, ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट हमको यहां मिला, एक पॉइंट हमको यहां मिला, कि भाई इस इनकम पे इतनी टैक्स रेट लग रही है, तो ये एक पॉइंट इन दोनों का मिला दिया, तो एक पॉइंट हमको यहां मिल गया। ऐसे पढ़ते हैं ग्राफ को। फिर इसी तरह से एक पॉइंट हमने यहां देखा, तो दूसरा पॉइंट यहां पर, इस टैक्सेबल इनकम पे ये टैक्स रेट रख रही है, कम लग रही है टैक्स रेट, तो दूसरा पॉइंट हमको मिल गया यहां पर, एंड तीसरा पॉइंट यहां पर मिल गया, एंड इन तीनों पॉइंट को मिला दिया, तो हमारा ग्राफ बन गया। ऐसे ही बनाते हैं ग्राफ। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसको अपन रिग्रेसिव टैक्सेशन बोल रहे हैं। ग्राफ मतलब टैक्सेबल टैक्स रेट और टैक्सेबल इनकम के अंदर अगर इस तरह का ग्राफ बनता है, तो दैट इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। अगर इस तरह का ग्राफ बनता है कुछ, तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर हम समझे, इज ए टैक्स इम्पोज इन सच ए मैनर दैट द टैक्स रेट डिक्रीजेज एज द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इंक्रीजेज। ठीक है, a regressive tax is a tax applied uniformly, taking a larger percentage of income from the lower low income earners than high income earners। ये हम बिल्कुल आपको क्या बता रहे हैं, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, पर हम कभी कभार इस रिग्रेसिव टैक्सेशन को डेफिनेशन के हिसाब से नहीं देखकर हम एक ओवरऑल डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे, एक सोच के हिसाब से देखेंगे। दैट इज नोन एज नेचर। जैसे हम बोलेंगे ना रिग्रेसिव नेचर, तो रिग्रेसिव नेचर का मतलब ये होगा, क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मतलब 15-20 मिनट्स के अंदर मैं बताता हूँ रिग्रेसिव नेचर का क्या मतलब हुआ। वो आपको लगेगा तो सही कि रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है, पर है रिग्रेसिव। अगर हम इफेक्टिवली देखेंगे तो वो रिग्रेसिव होगा। कैसे, अभी बताते हैं बस थोड़ी देर में। अच्छा, हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, हमने सोचा सुना रेग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है साहब। अब हम समझेंगे प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सर, ये भी बता दीजिए। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि भाई साहब तुम्हारी कुछ भी इनकम हो, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कुछ भी हो, ठीक है, मान लीजिए ये टैक्सेबल इनकम है, राइट, और ये टैक्स रेट है, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कुछ भी हो, राइट, हमारी टैक्स रेट एक ही रहेगी, दैट इज 30%, दैट्स ऑल। तुम अमीर हो गरीब हो, इट डजेंट मैटर, टैक्स रेट विल बी सेम फॉर एवरीवन। दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, उसको प्रोपोर्शनल टैक्सेशन हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारी टैक्सेबल इनकम जीरो है तो भी 30% है, जीरो है तो 0 रुपीज, 30% ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। 1 रुपए है तो आपको 30 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। 1000 रुपए है तो आपको क्या होंगे, 300 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको कितना, 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जितना आपका इनकम है उसके हिसाब से टैक्स रेट नहीं है, टैक्स रेट इज कांस्टेंट। टैक्स रेट कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या है बच्चों? इज ए टैक्स इनकम टैक्स सिस्टम दैट लेवीज द सेम परसेंटेज टैक्स टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। ए प्रोपोर्शनल टैक्स इज सेम फॉर द लो मिडिल हाई इनकम टैक्स पेयर्स। प्रोपोर्शनल टैक्सेस आर समटाइम्स रेफर्ड एज द फ्लैट टैक्सेस, इसको फ्लैट टैक्सेस भी अपन कहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, एक डायमेंशन अपन टैक्सेशन की ओर पढ़ ली, राइट। अब क्या होता है, अब दो और तरह के टैक्सेशन के टाइप है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अटर डिटेल। ठीक है, आगे चलकर वो बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये टैक्सेशन कम से कम 3 दिन या 4 दिन चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन को पढ़ने हैं, है ना। दो अलग तरह के हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। अभी तो मैं बहुत ऊपर से आपको बस एक तरह से इससे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ टॉपिक से। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा नहीं रहा, अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ बस। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यस सर, हमने सुना है इनडायरेक्ट टैक्स, और सर हमने तो ये भी सुना है कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। बोले हाँ बिल्कुल सुना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जिसके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, जिसके पास जो फायदा हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है, उसको ही वो चीज पे करनी पड़ रही है।
बर्डन ऑफ टैक्स जो है ना, वो इसी पर्सन पे है, इसको ही पैसा आ रहा है और यही क्या कर रहा है, यही टैक्स पे कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स होता है ना, अभी धीरे धीरे समझ में आया। पर्सनल इनकम टैक्स क्या है कि आपकी 10,000 रुपए इनकम है तो आप ही टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को जाकर आप ही टैक्स पे कर दे रहे हो। दैट इज नोन एज पर्सनल इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है? जो बर्डन ऑफ टैक्स, ऐसा नहीं कि आपका पड़ोसी पे कर कर आ रहा है, नहीं, बर्डन ऑफ टैक्स जो है ना वो आपके ऊपर ही है, आपको ही पे करना है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, को डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है कि बर्डन ऑफ टैक्स आपके ऊपर ही है, आपको ही पे करना है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब, डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस दैट इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम और द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इन द फर्म्स। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता, है ना। बर्डन इसको शिफ्ट नहीं करा जाता डायरेक्ट टैक्स का कि भाई हमारा पड़ोसी पे कर देगा, सैलरी हमारे पास आ रही है, पे पड़ोसी कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। दिस टैक्स इज यूजुअली इम्पोज्ड ऑन द प्रोग्रेसिव बेसिस, प्रोग्रेसिव बेसिस पे ये टैक्स इम्पोज होता है। समझ में आ रहा है कि जिसकी इनकम ज्यादा, उसको ज्यादा पे करना है, उसको ज्यादा टैक्स रेट पे करना है, उसको ज्यादा टैक्स पे करना है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका जो जो है ये है प्रोग्रेसिव बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है। बेसिस का मतलब यह है कि जिसको ज्यादा, बस ऐसे समझो, प्रोग्रेसिव का मतलब, अपन ने टेक्निकल डेफिनेशन तो पढ़ी ली, कभी टेक्निकल डेफिनेशन आ जाए तो समझ में आ जाएगा। प्रोग्रेसिव का मतलब जिसको ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है। इफेक्टिवली, कि आप गए मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर गए, ये शॉपकीपर है, ठीक है। फैक्ट्री प्रोड्यूसर से कोई लेना देना नहीं है इसका, है ना, प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूस कर दिया भाई, वो क्यों पे करेगा टैक्स, वो तो फैक्ट्री कॉस्ट है। उसके बाद फिर जब मार्केट प्राइस के अंदर आता है तब उसके ऊपर टैक्स लगता है ना। तो वो प्रोड्यूसर का बोला था वो नहीं है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है उसका लेना देना नहीं है। अब शॉपकीपर और इसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब इस पार्ले जी की पैकेट का जो कॉस्ट है वो 4 रुपए है, और 1 रुपए जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने जब वो प्रोड्यूस हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट के बाद अपन ने पढ़ा था ना, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये हमने देखा था ना। इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट में है तो प्रोड्यूसर का तो कोई लेना देनी है, मार्केट में है शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर के पास ये एक तरह से 4 रुपए का ये है, और 1 रुपए और जो है वो उसको पे करना है। ठीक है। बट क्या हो रहा है कि शॉपकीपर गवर्नमेंट के पास जो जा रहा है पे करने, वो शॉपकीपर ही जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है पे करने, शॉपकीपर ही पे करेगा, है ना। जीएसटी जो होगा वो शॉपकीपर ही पे करेगा। आप तो पे नहीं करते ना जीएसटी, आप तो पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं। पर वो जो आप जो पैकेट लेगा ना, वो कहेगा लो भाई पार्ले जी का पैकेट, 4 रुपए तो पार्ले जी पैकेट के कॉस्ट है, और 1 रुपए उसका क्या है, 1 रुपए जीएसटी का है, तो टोटल तुमको 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो जीएसटी पे कौन कर रहा है गवर्नमेंट को, शॉपकीपर, पर जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, बर्डन जो किसके ऊपर आ रहा है, वो आ रहा है कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है। ये तो ऐसी बात हो गई, सैलरी तुम्हारे पास आ रही है और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो पैसा जो है वो तुम्हारा कौन दे रहा है, टैक्स का पैसा पड़ोसी दे रहा है। दैट इज नॉट राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसके पास चीज आ रही है वही पैसा दे रहा है। ठीक है। यहां पर आप देखें कि शॉपकीपर को देना चाहिए था 5 रुपए, पर ले किससे रहा है, ये कंज्यूमर से ले रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन पे कर रहा है, शॉपकीपर पे कर रहा है, पर ले किससे रहा है, बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, अल्टीमेटली बर्डन जो आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है कंज्यूमर के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज सम ऑन सम अनदर पर्सन, वो किसी और के ऊपर है। ठीक है, ये समझ में आया। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर विच आर इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज शिफ्टेड टू सम अनदर पर्सन। जैसे शॉपकीपर को पे करना था, शॉपकीपर ही पे करता है जीएसटी, हम तो करते नहीं जीएसटी पे, है ना। जो शॉप होता है उसका जीएसटी नंबर होता है, वो जीएसटी पे कर रहा है। पर इसमें बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, कंज्यूमर। कंज्यूमर से पैसा लेकर जीएसटी जो पे कर रहा है वो शॉपकीपर पे, इनडायरेक्टली देखे तो जीएसटी हम ही पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ही पैसा जा रहा है 1 रुपए शॉपकीपर के पास, और 1 रुपए शॉपकीपर जो है वो किसको दे दे रहा है, गवर्नमेंट को दे दे रहा है। तो यहाँ पे बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो बर्डन जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम देखें तो ये क्या होता है, वो सबके लिए सेम है। कैसे भाई, किसी की भी टैक्सेबल इनकम हो कैसी भी हो पर सबके लिए सेम है। जैसे अगर मान लो 5% का जीएसटी लगा हुआ है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो 5% अंबानी को 5% देना पड़ेगा, गरीब आदमी को भी, सबको 5% देना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आएगा। बट अगर हम इसका नेचर देखें ना, इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर, नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम देखें तो दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल, दैट इज रिग्रेसिव इन इट्स नेचर। अगर ऐसा आ जाता ना, इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन इट्स नेचर, तो दैट विल बी करेक्ट। क्यों सर, रिग्रेसिव कैसे हो गया, रिग्रेसिव कैसे हो गया ये हम समझते हैं। चलो ये समझते हैं व्हाई इट इज रिग्रेसिव इन इट्स नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव क्यों है नेचर के अंदर। ये देखो भाई, ये है अंबानी, अंबानी, ये इनकी वाइफ है नीता अंबानी, और उनके बेटे अनंत जी, अनंत अंबानी। ठीक है, बड़े फेमस हो गए, है ना। तो ये एक तरह से यहाँ पर, और दूसरा बेटा आकाश अंबानी, आकाश अंबानी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अंबानी है, ये इनके बेटे अनंत अंबानी, ये आकाश अंबानी। ठीक है। अब क्या होता है, अब अगर आप देखें यहां पर एक और है, एक किसान या फिर एक मजदूर आदमी है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल एक मजदूर आदमी है, रामलाल मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, बच्चों का पेट पाल रहा है। 100 रुपए की इसकी सारी इनकम होती है डेली की। अब यहाँ पर देखो, दूध का पैकेट जो है वो 25 रुपीज का है। ठीक है, 25 रुपीज का दूध का पैकेट है। अब दूध के पैकेट के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कि टैक्स इंक्रीज हो गया। तो टैक्स इंक्रीज हो गया तो मान लो 3 रुपीज का टैक्स और बढ़ा दिया, तो ये जो है ये हो जाएगा 28 रुपीज। अब जब ये दूध का पैकेट 28 रुपीज का हुआ, तो अंबानी ये थोड़ी ना सोचेगा अरे भाई अब कैसे करूंगा, अनंत को कैसे मैं दूध पिलाऊंगा, अब तो दूध का पैकेट बहुत महंगा हो गया, अब घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। पर रामलाल को सोचना पड़ जाएगा। रामलाल कहेगा 100 रुपए मैं सारे कमाता हूं, 1 किलो दूध आता था घर पे, ठीक है, वो 50 रुपए का आता था, अब 50 रुपए का नहीं, आके 56 रुपीज का आएगा, 6 रुपए का, मेरा 6% पैसा जो है वो ज्यादा चला गया है। ये नहीं समझेगा अंबानी, अंबानी नहीं सोचेगा अरे भाई अनंत अंबानी को कैसे दूध पिलाऊं, आकाश का क्या होगा अभी, इसको तो ये तो ज्यादा दूध पीता है, ये थोड़ी ना सोचेगा। मार्जिनल वैल्यू ऑफ मनी जो है इसके लिए अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा है इसके लिए। 100 रुपए इसके लिए बहुत है, 6 रुपए बढ़ना मतलब इसका बहुत ज्यादा, इसको अब सोचना पड़ जाएगा। पर इसके लिए 6 रुपए बढ़ना कुछ भी नहीं है। तो अगर हम देखें तो इजंट इट रिग्रेसिव इन इट्स नेचर, गरीब आदमी जो है उसके ऊपर मार ज्यादा पड़ी ना, सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया, सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया तो अंबानी थोड़ी ना सोचेगा आप खाना कैसे बनाएंगे, ये पर्सन को सोचना पड़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स रिग्रेसिव इन नेचर, व्हेनेवर देयर इज अ टर्म की इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रिग्रेसिव इन इट्स नेचर, तो यस इट इज रिग्रेसिव इन इट्स नेचर। दैट्स व्हाई मैंने पहले आपको बता दिया कि देखो वैसे तो ये टेक्निकली देखा जाए तो प्रोपोर्शनल टैक्स, पर इसको डिग्रेसिव मानते हैं। क्यों, क्योंकि इससे अमीर आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर गरीब आदमी की तो जिंदगी पलट जा रही है, हो सकता है वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है कि किस तरह से अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। अब हमको दो टर्म और समझनी है जिससे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक होगा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, और एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इन दोनों टर्म्स को हम समझ लेते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि इम्पैक्ट मतलब कि यहां पर जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, वो कौन पार्टी जो है टैक्स पे कर रही है, हु इज लीगली रेस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स, लीगली कौन रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को जो टैक्स कर रहा है, लीगली कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, लीगली कौन रेस्पॉन्सिबल, जैसे हम देखें इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जब हम भरते हैं तो हम ही रेस्पॉन्सिबल है लीगली, हमारी इनकम हो रही है और हम ही रेस्पॉन्सिबल है, पड़ोसी तो लीगली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब कि लीगली कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट। और इंसिडेंस की बर्डन, एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, दैट इज नोन एज इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
है ना, दो वर्ड बता रहा हूं। इम्पैक्ट का मतलब कौन लीगली क्या है, लीगली रेस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, हु इज लीगली रेस्पॉन्सिबल टू पे फॉर द गवर्नमेंट। अभी समझ में आएगा ये चीजें। और इंसिडेंस का मतलब किसके ऊपर बर्डन आया टैक्स पे करने का। तो जैसे हम कहें, इस केस के अंदर अगर हम देखें, ये शॉपकीपर है, आप लोग लिखना इसका आंसर, ठीक है, और ये कंज्यूमर है, ये आप लोग हैं। आप बिस्किट का पैकेट खरीदे, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदे, तो बर्डन किसके ऊपर आया, शॉपकीपर के ऊपर आया कि जो खरीद रहा है कंज्यूमर के ऊपर आया। जल्दी से बताओ, शॉपकीपर के ऊपर बर्डन आया कि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आया। जेब किसकी हल्की हुई, बर्डन मतलब जेब किसकी हल्की हुई, टू बी वेरी सिंपली अगर हम देखें तो उसको सब बच्चे बताएं, कंज्यूमर के ऊपर आएगा बर्डन। तो यहां पर बर्डन जो है कंज्यूमर। अच्छा, हु इज लीगली रेस्पॉन्सिबल टू पे टू गवर्नमेंट, ये बताओ चलो, लीगली रेस्पॉन्सिबल कौन है। लीगली रेस्पॉन्सिबल अगर हम देखें तो शॉपकीपर है ना, वेरी गुड। तो अगर हम देखें इंपैक्ट ऑफ टैक्स, किसके ऊपर हुआ इंपैक्ट ऑफ टैक्स, शॉपकीपर के ऊपर। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स इस केस के अंदर मतलब बर्डन किसके ऊपर हुआ, हम देख रहे हैं कंज्यूमर को। व्हेन इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक और डेफिनेशन बना है, इज नॉट ऑन द सेम पर्सन, सेम पर्सन के ऊपर नहीं है, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। वही अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स में देखेंगे, तो आप देखो लीगली कौन रेस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए, मैं। और बर्डन किस पे आ रहा है, मेरे पे ही आ रहा है। तो इट इज द सेम पर्सन हु जिसके ऊपर क्या हो रहा है, जिसके ऊपर इंपैक्ट ऑफ टैक्स भी लग रहा है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी लग रहा है, जिसके ऊपर बर्डन भी है, और ही इज द वन हु इज लीगली रेस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इंपैक्ट और इंसिडेंस जो है, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे लगता है, तो दैट इज करेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इंपैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे लगता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। अगर हम देखे चले तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है, जिससे कि आप ये समझ पाओगे, इंपैक्ट और इंसिडेंस से समझ पाओगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इंपैक्ट की हम डेफिनेशन समझे, इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन द पार्टी whom it is imposed first. Immediate effect of the tax on the party who is legally responsible for paying it to the government. Who is liable to pay the tax to the government bears the impact. तो who bears the impact in the direct tax? भाई हम ही लीगली रेस्पॉन्सिबल है, हमें अपनी आईटीआर फाइल करके देंगे। अब ये मत बोल देना सर सीए करता है हमारे, तो है ना भाई, सीए तो एक तरह से क्या है, मीडियम है बस, उसको पैसा दे रहे हो आप फाइल करने का, कर तो आप ही रहे हो। नहीं करोगे फाइल तो क्या होगा, सीए की थोड़ी ना पेनल्टी लगेगी, तुम्हारे पेनल्टी लगेगी। इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब हु इज लीगली रेस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। और इंसिडेंस का मतलब ऑफ टैक्स रेफर्स टू अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स, हु इज अल्टीमेटली बियरिंग द कॉस्ट ऑफ द टैक्स, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो देखने में अलग लग रहा होगा, इंपैक्ट का मतलब किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, किसके ऊपर बर्डन है, ऐसा अलग लग रहा होगा आपको, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। इंपैक्ट का मतलब क्या है, इंपैक्ट का मतलब हु इज द वन हु लीगली responsible to pay the tax for the government, to the government, sorry, that is known as impact on tax. तो impact किसके ऊपर पड़ रहा है, अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपैक्ट सेम पर्सन और इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन के ऊपर नहीं पड़ रहा, इंसिडेंस किसी और के ऊपर पड़ रहा है, इंपैक्ट किसी और के ऊपर पड़ रहा है। इंपैक्ट पड़ रहा है शॉपकीपर के ऊपर, जैसे आप लोगों ने बताया, और इंसिडेंस पड़ रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, ये किसके ऊपर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपका एक तरह से जो कंज्यूमर है। बर्डन जो है, पॉकेट किसकी ढीली हो रही है, दैट इज नोन एज इंसिडेंस, टू बी वेरी फ्रैंक। इंसिडेंस मतलब किसका पैसा जा रहा है साहब, और इम्पैक्ट मतलब कौन पे कर रहा है वो, मतलब पे मतलब कौन लीगली रेस्पॉन्सिबल है वो पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचाने की। तो एक डेफिनेशन ये बन गई ना, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन इज ऑन द सेम पर्सन, while in indirect taxation this is on the different person. That's the definition of direct and indirect taxes, that is the difference between the direct and indirect taxes. समझ में आ रहा है।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया हो। अब हमें डायरेक्ट टैक्सेस भी डिटेल के अंदर पढ़ने हैं, जो हमारे बजट के अंदर दे रखा है वैसे ही पढ़ने हैं कि किस तरह से हमारा टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी वैसे ही पढ़ने हैं। पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ करती थी, पर अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है दैट इज वेरी सिंपल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जब से आया है तब से। तो जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पहले क्या सिस्टम था, ठीक है, ये सब चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको समझ में आएगा। और बिलीव मी और नॉट, आज तक आप जीएसटी पढ़ेंगे 1000 जगह से, पर इतना अच्छे से क्लियर हुआ नहीं होगा। पर जब आप यहाँ पर पढ़ोगे, एक आप आज के इस लेक्चर्स के अंदर ये भी देखोगे, टैक्सेशन लेक्चर के अंदर अगर मान लीजिए एक सिस्टमेटिकली पढ़े तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज बड़ी इजीली समझ में आ जाती है। बड़े बड़े टीचर्स ने जीएसटी पढ़ा रखा है, आप उनको देखो, 4 4 घंटे 5 5 घंटे की क्लास दे रखी है उन्होंने एक जीएसटी के ऊपर, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, या फिर कंफ्यूज कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, सामने वाले को कंफ्यूज कर दिए, स्टूडेंट बोले सर हमारी समझने में कोई दिक्कत हुई होगी, है ना, नहीं तो टीचर तो अच्छा पढ़ा ही रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको समझ में आ रहा है तब जाकर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, चाहे आपका कोई भी माइंड का लेवल हो। कि साहब हम तो, जो बच्चे से कहते हैं ना सर हम तो बड़े कमजोर है पढ़ने में, गलत कह रहे हैं। आप पढ़ने में कोई कमजोर नहीं है, ठीक है, कमजोर कैसे हो सकता है कोई आदमी पढ़ने में, समझ में। अगर मान लो 7th क्लास के बच्चे को एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो तुम्हें भी आ रही है। तुम कहो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी नहीं, पढ़ाने का तरीका, किस तरह से वो नॉलेज जा रही है आपके दिमाग के अंदर, एक दिमाग का एक वे होता है लेने का, ठीक है, उस तरह से नॉलेज जाएगी तभी जाकर चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो नाउ वी आर डीलिंग विद व्हाट, वी आर डीलिंग विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ लेते हैं।